गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी ने फॉर्म तो भर ही दिए होंगे बिहार पुलिस के लिए, और हर विद्यार्थी को एक वर्दी चाहिए। तो वर्दी का जुनून, जज्बा, उन्माद होनी चाहिए आपके पास, और इसके लिए बेहतरीन तैयारी की आवश्यकता है, तो ही आप मंजिल पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। यानी कि आपको रणनीति अपनाना पड़ेगा कि कैसे पढ़े, किस विषय से कितना पढ़े, प्रतिदिन कितना पढ़े। तो आज से हम लोग डिस्कस करेंगे, ऐसी वॉइस का डिस्कस होगा, सिर्फ कोई लिखा लिखी नहीं किया जाएगा। अब देखिए, जिस विद्यार्थी के पास ये वाला किताब है, इस किताब को आपको 100 दिन में खत्म करना है। यह वह किताब है जिसने इसका अध्ययन किया, गहराई से इसके प्रति समर्पित हो गया, उसके घर में नौकरी है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि मुझे फॉलो कीजिए, और मात्र 100 दिन में इस बुक को मैं खत्म करा दूंगा। ठीक है, तो आज से स्टार्ट हो रहा है पहला दिन। आज का हम लोग हिस्ट्री का टॉपिक है जहांगीर। कौन सा टॉपिक है? जहांगीर। उसको बंद कर, ठीक ना। तब सर्वप्रथम जहांगीर ने मुगल वंश में कब से कब तक शासन किए? तो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक, 1605 से 1627 ईस्वी तक जहांगीर का मूल नाम क्या था? सलीम। अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर को सलीम नाम किसके नाम पर रखा था? तो अपने गुरु के नाम पर। गुरु का नाम क्या था? शेख सलीम चिश्ती। अकबर के गुरु थे शेख सलीम चिश्ती। उन्हीं के नाम पर अकबर ने अपने बेटे का नाम जहांगीर रखा। क्या रखा? जहांगीर। जहांगीर वर्ल्ड में किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? तो न्याय की जंजीर के लिए। किसके लिए? न्याय की जंजीर। यह न्याय की जंजीर किस चीज के बनी थी? तो सोने की बनी थी। जिस व्यक्ति को न्याय चाहिए, राजा के पास गुहार लगाने के लिए जब जाते थे, तो ये न्याय की जंजीर ही खींचते थे। जहांगीर अपनी आत्मकथा लिखते थे। जो भी अपने शासन प्रशासन करते थे उसके बारे में, अपने साम्राज्य के बारे में, अपने विकास के बारे में, सारी चीजों को जिक्र करते थे। तो उस किताब का नाम क्या है? तुजू के जहांगीर। खुद लिखते थे, उन्हीं का जीवनी है। ठीक, ऑटोबायोग्राफी तुजू के जहांगीर। तुजू ए जहांगीरी पुस्तक के लेखक कौन है? जहांगीर। तो ये शुरू किए थे लिखना। इनका अंतिम भाग कुछ लिखना बच गया था, उसको पूरा किसने किया था? मौतबिंद खान ने। किसने पूरा किया था? मौतबिंद खान ने। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इस टॉपिक से एक प्रश्न है कि गुरु अर्जुन देव, सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी किसने दिया था? किसने दिया था? तो जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दिया। तो इनका गुनाह क्या था गुरु अर्जुन देव को? तो गुरु अर्जुन देव खुसरो को मदद किए थे। खुसरो कौन था? तो खुसरो जहांगीर का बेटा था, और अपने पिता के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया। किसकी मदद से? तो गुरु अर्जुन देव की मदद से। किस जगह पर विद्रोह किया था? तो भैरवाल नामक जगह पर। किस जगह पर? भैरवाल। तो भैरवाल नामक जगह पर खुसरो ने अपने पिता के विरुद्ध में विद्रोह कर दिया। किसके बहकावे में आकर? तो गुरु अर्जुन ने। इसी गुनाह के चलते जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को फांसी दिलवा दी।
अब आते हैं कि इन्हीं का एक बेटा है खुर्रम। जहांगीर का एक बेटा का नाम है खुर्रम, जो वर्ल्ड में शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। खुर्रम और अहमदनगर के वजीर के बीच एक युद्ध होता है। खुर्रम और अहमदनगर के वजीर के बीच एक युद्ध होता है। तो वजीर कौन थे? मलिक अंबर। मलिक अंबर अहमदनगर के वजीर थे। कौन? मलिक अंबर। तो मलिक अंबर और खुर्रम के बीच यह युद्ध होता है और खुर्रम यह युद्ध जीत जाता है। और इसीलिए जहांगीर ने खुश होकर शाहजहां की उपाधि दी। कौन सी उपाधि दी खुर्रम को? शाहजहां। अब है कि कंधार जो है मुगलों ने हार गया। कंधार को जीत किसने लिया? शाह अब्बास ने। कंधार पर किसने शासन कर लिया? शाह अब्बास। देखिए इस टॉपिक पे एक नाम है नूरजहां। नूरजहां का मूल नाम क्या था? मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा कहाँ की रहने वाली थी? ईरान की रहने वाली थी। पिता का नाम क्या था? गियास बेग। माता का नाम क्या था? असमत बेगम। भाई का नाम क्या था? आसफ खान। तो ये मेहरुन्निसा का परिवार है। मेहरुन्निसा का शादी होता है अली कुली बेग से। अली कुली बेग से। और उन दोनों से एक बेटी की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है लाडली बेगम। क्या नाम है? लाडली बेगम। लाडली बेगम किसकी बेटी थी? तो मेहरुन्निसा और अली कुली बेग। अली कुली बेग मेहरुन्निसा और अली कुली बेग की बेटी कौन थी? मेहरुन्निसा और अली कुली लाडली बेगम थी। कालांतर में समय बीतता है और किसी तरह अली कुली बेग का देहांत हो जाता है और यह मेहरुन्निसा विधवा हो जाती है। तो किसी अवसर पर जब जहांगीर इसे देखते हैं मेहरुन्निसा, तो मेहरुन्निसा अति सुंदर थी, सौंदर्य की खजाना थी। तो इसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। कौन? जहांगीर। कौन मोहित हो गए? जहांगीर। और उससे 1611 ईस्वी में शादी कर लेते हैं जहांगीर और मेहरुन्निसा को उपाधि देते हैं नूरजहां, नूर महल। नूरजहां और नूर महल की उपाधि कौन देते हैं? जहांगीर। ठीक, चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़े। अब है कि गुलाब से जो इत्र निकाला जाता है, जो सुगंध निकाला जाता है, यह निकालने की जो विधि है वह किसने निकाला? तो असमत बेगम ने। असमत बेगम कौन थी? मेहरुन्निसा की माँ थी, नूरजहां की माँ थी, जहांगीर के सास थी। ठीक है ना? अमीर यदि जहांगीर के कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। अब आते हैं कि एक प्रश्न है कि अकबर की यदि जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो भैरवाल नाम भीमवार नामक जगह, भीमवार। और इसकी मकबरा कहाँ है? तो लाहौर में। किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी। किस नदी के किनारे? रावी नदी सहादरा में। लाहौर में रावी नदी के किनारे सहादरा नामक स्थान पर जहांगीर का मकबरा है। और जहांगीर के शासन काल में चित्रकला, जहांगीर के शासन काल में चित्रकला चरमो उत्कर्ष पता, यानी कि चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके शासन काल को? तो जहांगीर के। तो देखिए हम लोग को एक दिन में मात्र इतना ही बात पढ़ना है, इतना ही डिस्कस करना है और हम लोग 100 दिन इस किताब का डिस्कस करेंगे, सारा का सारा याद हो जाएगा। 100 दिन आपको फॉलो करना है। ठीक है ना? तो एक बार देखिए इस टॉपिक से कौन कौन मुख्य क्वेश्चन है जो बिहार पुलिस के लिए क्या हुआ खालिया है। न्याय की जंजीर के लिए किसको याद किया जाता है?
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जहांगीर को तुझू के जहांगीरी आत्मकथा किताब किसने लिखी? जहांगीर ने। उसको पूरा किसने किया था? तो मोतबिंद खां ने। नूरजहां कौन थी? जहांगीर की पत्नी थी। नूरजहां की उपाधि किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। गियास बेग कौन थे? तो नूरजहां के पिताजी थे। इन्हें कौन सी उपाधि दी गई थी? कौन सी उपाधि दी गई थी बताइए? इतमाद उद दौला। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, बीपीएससी में भी यह क्वेश्चन आ चुका है कि इतमाद उद दौला की उपाधि किसे दी गई है? बोलिए। तो गियास बेग को, नूरजहां के पिताजी को, जहांगीर के ससुर जी को दिया गया है यह उपाधि। तो ये जहांगीर का टॉपिक है। आज हम लोग इतना ही स्टडी करेंगे, आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे टॉपिक लेते हैं, पंचायती राज। कौन सा टॉपिक है? पंचायती राज, यानी कि भारतीय संविधान का हम लोग पढ़ेंगे पंचायती राज का क्वेश्चन। देखिए, तो बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है। हर एक एग्जाम में पंचायती राज से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सभी विद्यार्थी से, जितने भी एस्पिरेंट्स हैं, वो लोग इस टॉपिक को एक बार नहीं 10 बार पढ़िए। हर बार पढ़िए, 10 बार पढ़िए, लेकिन पढ़िए। देखिए, पंचायती राज का वर्णन किस आर्टिकल में है ये बताना है। पंचायती राज आर्टिकल नंबर 40। आर्टिकल नंबर किस में है? 40 में पंचायती राज का वर्णन किया गया है। और आर्टिकल नंबर 40 किस में है? भाग 4 में। कहाँ है? तो नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? कहाँ से लिया गया है? बोलिए। आयरलैंड से, ठीक ना। कहाँ से? आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। अब देखिए, कहता है कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? बोलिए। लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन कौन थे? तो जब हमारा देश गुलाम था तो सब वायसराय वगैरह बनकर आता था भारत में लोग, अंग्रेज लोग, जो लॉर्ड के नाम से प्रसिद्ध होते थे। तो लॉर्ड रिपन कौन है? भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? प्रश्न है आपके पास कि पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? बोलिए। जैसे आप मान लीजिए पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो आपका भी एक उद्देश्य है, आपका लक्ष्य है, आपका मकसद क्या है? जैसे आपका मकसद है कि हम बिहार पुलिस निकालें, कोई ना कोई नौकरी करें, घर की गरीबी को दूर करें, ठीक है ना। तो उसी तरह से पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? तो कह रहा है कि विकास की प्रक्रिया में जन भागीदारी को सुनिश्चित करना। विकास माने सब कोई चाहता है कि हम, जैसे आप चाहते हैं कि हम विकास करें, आगे में यहाँ बढ़े, उसी तरह से देश को भी आगे बढ़ना चाहिए, राज्य को भी आगे बढ़ना चाहिए। तो सब आगे बढ़ने के लिए क्या चाहिए? विकास। विकास की प्रक्रिया में कौन भाग लेगा? जन पब्लिक, जनता, नागरिक। तो जन भागीदारी को सुनिश्चित करना तथा लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण मतलब जो पंचायती राज होगा
उसमें मुखिया को क्या करना है, वार्ड को क्या करना है, ग्राम पंचायत को क्या करना है, जो भी उसमें पद पर दावेदार रहेंगे, लोग पद पर बैठेंगे, सबका अधिकार अलग अलग दिया गया है। इसी को क्या कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो माने पंचायती राज का उद्देश्य है जन भागीदारी को सुनिश्चित करना और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। लेकिन सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज लागू किया गया था, बोलिए। सर्वप्रथम किस राज्य में पंचायती राज लागू हुआ था, बताइएगा। तो राजस्थान में कौन सा जिला, नागौर जिला। कब लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को। 2 अक्टूबर को ही क्यों लागू किया गया था, तो उस दिन गांधी जयंती है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती। और गांधी जी चाहते थे कि देश के राजनीति में, देश के विकास में, देश के प्रशासन में जन जन को भागीदारी लेना है, इसीलिए पंचायती राज लागू किया गया। तो सर्वप्रथम राजस्थान में लागू किया गया था 2 अक्टूबर। उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। तो जवाहरलाल नेहरू के कर कमलों द्वारा लागू किया गया था। दूसरा राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य कौन है, आंध्र प्रदेश। दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश है, जहां पंचायती राज लागू किया गया था। आंध्र प्रदेश में पंचायती राज लागू किया गया था 11 अक्टूबर 1959 को। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहा कि बलवंत राय मेहता समिति कब गठित की गई थी, तब 1957 ईस्वी में। पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए, उसमें सुधार लाने के लिए समय समय पर अनेकों समिति का गठन किया गया था, जिसमें बलवंत राय मेहता समिति 1957 ईस्वी में, अशोक मेहता समिति 1977 ईस्वी में। अब प्रश्न उठता है कि पंचायती राज में जो लोग चुनाव लड़ेंगे, उनका मिनिमम उम्र कितना होगा, तो उनका मिनिमम उम्र 21 वर्ष होगा। कै वर्ष होगा, 21 वर्ष। मिनिमम उम्र 21 वर्ष किस आर्टिकल के तहत है, तो 243 च के अंतर्गत। 243 च के अंतर्गत जो व्यक्ति 21 वर्ष के है वह चुनाव मुखिया, वार्ड सरपंच का लड़ सकता है। इसके बाद है कि कार्यकाल कै वर्ष का होता है, कितने वर्ष का कार्यकाल होता है। मुखिया का 5 वर्ष का, वार्ड का 5 वर्ष का, जिला परिषद का 5 वर्ष का। तो ये सब पंचायती राज, नगर पालिका वगैरह है, नगर निगम है, इनका कार्यकाल कितने वर्ष होता है, 5 वर्ष का होता है। अब प्रश्न उठता है कि अगर कार्यकाल टाइम से पूरा होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई मुखिया, वार्ड वगैरह अगर बीच में ही दुर्भाग्यवश उसके साथ कोई घटना होती है, जैसे बीमार पड़ जाता है या अस्वस्थ है, असमर्थ है काम करने में, उससे नहीं हो पा रहा है, इस्तीफा दे दिया, तो बीच में तभी चुनाव हो सकता है जब वह 6 महीना टाइम से ज़्यादा टाइम। कहने का मतलब है कि कोई मुखिया 2 वर्ष रहा, उसका बैड लक मृत्यु हो गया, तो अभी कार्यकाल कितने वर्ष का बचा हुआ है, 3 साल का, तो मुखिया का फिर चुनाव होगा। जितना वर्ष के लिए बचा है उतना ही वर्ष के लिए होगा। अगर चुनाव का टाइम मात्र 6 महीना बचा हुआ है या उससे कम बचा हुआ है तो उसके लिए चुनाव नहीं कराया जाता है। तो आपको पंचायती राज से इतना ही प्रश्न आज स्टडी करना है। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस में हम लोग आज क्या क्या मूल क्वेश्चन जाने कि पंचायती राज का जनक कौन है। पंचायती राज का जनक, जिसको स्थानीय स्वशासन माने स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, रिपन। स्थानीय, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है, रिपन है।
सर्वप्रथम पंचायती राज कहाँ लागू किया गया था? राजस्थान में। किस जिला में? नागौर जिला में। कब लागू किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को। किनके द्वारा लागू किया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। द्वितीय राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। वहाँ कब लगाया गया था? तो 11 अक्टूबर को 1959 को। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चुनाव लड़ने के लिए कितना उम्र चाहिए आपको? मिनिमम 21 वर्ष। किस आर्टिकल के तहत चाहिए? 243 च। कार्यकाल 5 वर्ष के होता है तो 243 अंग के तहत कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। तो इस तरह से पंचायती राज से ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बिहार पुलिस के लिए। यदि आप अच्छी तरह से इसे फॉलो करते हैं तो ये किताब मात्र आपको 100 दिन में याद हो जाएगा। कितने दिनों में? 100 दिनों में। आप ये वीडियो चैनल पर देख सकते हैं। मेरा चैनल है एग्जाम तक। आप सभी का उस पर स्वागत है जितने बिहार पुलिस तैयारी करने वाले हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को बताइए और आराम से रात को बेड पर पढ़िए, वीडियो को खोलिए और सुनते सुनते सो जाइए। सुबह उठिए फिर एक बार सुन लीजिए, आपका सारा टॉपिक एकदम याद हो जाएगा। ये जो मैं टॉपिक बता रहा हूँ एकदम आपका सरल भाषा में है। तोड़ तोड़ के सारी लाइन को, अंडरलाइन को मैं बता रहा हूँ। आप लोग जाके घरे अब देखिए आगे। अब है फिजिक्स में। फिजिक्स में टॉपिक रहेगा ध्वनि से संबंधित। कौन टॉपिक है? ध्वनि से संबंधित। तो प्रश्न है कि तरंग, पहले हम जानते हैं कि तरंग के बारे में जानते हैं। तरंग जैसे पानी है, शांत पानी में कोई कंकड़ डाल दीजिए, शांत पानी में कोई कंकड़ डालिए, पानी में एक विक्षोभ पैदा हो जाता है, उसी विक्षोभ को तरंग कहते हैं। देखिएगा कि जब आप कंकड़ में पानी में कंकड़ डालते हैं, ढेला से मारते हैं तो उसमें एक तरंग गोले गोले बन के किनारे की ओर आता है। बचपन में आप ये खेला किए होंगे कि कोई गेंद आपका चला जाता है तालाब में तो आप उसे ढेला से मारकर किनारे लाते हैं और अपना गेंद निकाल लेते हैं। तो वह तरंग का ही कमाल है। अर्थात तरंग में एनर्जी है। तरंग में क्या है? एनर्जी है। ठीक है ना? तो तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक यांत्रिक तरंग, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक का मतलब कि जो ठोस द्रव गैस में हो, ऐसा तरंग जो ठोस द्रव गैस में उत्पन्न हो उसे क्या कहते हैं? यांत्रिक तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? यांत्रिक, ठोस द्रव गैस। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे ज्यादा तरंग किसमें उत्पन्न होगा? तो ठोस में। उससे कम किससे होगा? द्रव में। और उससे कम किससे होगा? गैस में। ठोस, द्रव और गैस, तीनों का क्रम है। अब आते हैं कि यांत्रिक तरंग कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक अनुदैर्ध्य होता है, एक अनुप्रस्थ होता है। अनुदैर्ध्य तो इसमें है कि जो तरंग होता है वह कंपन जो कण करता है उसके ठीक समानांतर चलता है। कैसे चलता है? समानांतर। जो कण होता है जो कंपन करेगा उसी के समानांतर चलेगा। किसमें? अनुदैर्ध्य में। किसमें? अनुदैर्ध्य में। अनुदैर्ध्य में जो तरंग उत्पन्न होता है इसमें संपीड़न एवं विरलन का निर्माण होता है। संपीड़न एवं विरलन का निर्माण किसमें होता है? तो ध्वनि तरंग में। किसमें होता है? ध्वनि तरंग में होता है। ध्वनि तरंग कैसा है? तो अनुदैर्ध्य तरंग है। कैसा तरंग है? अनुदैर्ध्य। और अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवण नहीं होता है। अनुदैर्ध्य तरंग का ध्रुवण, आप चाहते हैं कि ध्रुवण का मतलब होता है कि एक बिंदु पर केंद्रित करना। अब देखिए, मान लीजिए आप बोलते हैं, हम बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति बात करते हैं तो आपकी आवाज़, आपकी साउंड, आपकी ध्वनि चारों तरफ फैल जाती है।
आप चाहते हैं हम किसी एक दिशा में ही बोले बताएं, तो ऐसा नहीं हो सकता है ध्वनि के साथ। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ध्वनि का ध्रुवण नहीं होगा। और प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ। प्र माने प्रकाश, अप्र माने प्रस्थ, अनुप्रस्थ। इसमें जो कंपन कौन करता है? लंबवत करता है। कैसे? लंबवत। कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तरंग की दिशा। तरंग की दिशा कैसी होती है? लंबवत। कण जिसे कंपन करता है उसका लंबवत किया जाता है। अब अनुप्रस्थ जो तरंग होता है, प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है, इसका ध्रुवण किया जाता है। जैसे मान लीजिए आप रात को चलते हैं, टॉर्च भरते हैं, तो जिस दिशा में आप टॉर्च भरिएगा उसी दिशा में प्रकाश जाएगा। बस, गाड़ी, ट्रक जो भी हो, रोड पर, सड़क पर, यातायात पर अगर चलते हैं तो अपना जो लाइट जलाते हैं बाइक वगैरह का भी, सबका एक निर्देशित दिशा में ही उसका प्रकाश हो जाता है। ठीक, परंतु वही बस, गाड़ी अगर हॉर्न बजाती है तो सभी दिशाओं में फैल जाता है, तो ध्वनि सभी दिशाओं में फैल जाएगी। इसका मतलब है कि ध्वनि का ध्रुवण नहीं होता है, तो ध्रुवण होता किसका है? प्रकाश का। प्रकाश कौन सा तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड किसका वेग होता है? प्रकाश का। अब एक तरंग है आपके पास अयांत्रिक, जिसे हम लोग विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ऐसा तरंग, कौन सा तरंग? ऐसा तरंग जिसे आने जाने के लिए, संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, कोई माध्यम नहीं चाहिए, उसी को हम लोग कहते हैं अयांत्रिक अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा तरंग कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। तो प्रकाश कौन सा तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग में आता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग में कौन कौन आता है? गामा किरण, एक्स किरण, पराबैंगनी किरण, दीर्घ रेडियो वेव, औरक प्रकाश, पराबैंगनी। तो ये 6-7 जो हैं ये सब आते हैं अयांत्रिक, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग। इसे आने जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये निर्वात में भी चल सकते हैं। निर्वात किसे कहते हैं? निर्वात का मतलब होता है जहाँ हवा भी न हो, जहाँ हवा न हो, उसी को क्या कहते हैं? निर्वात कहते हैं। तो ये आज का टॉपिक था आपका किसका? अब आई बताइए, गामा किरण के खोजकर्ता कौन है? पॉल विलार्ड। कौन है? पॉल। रदरफोर्ड भी आता है, नाम दिए थे रदरफोर्ड। खोज कौन किए थे? पॉल विलार्ड। एक्सरे के रोंटगेन, पराबैंगनी किरण के रिटर, दृश्य विकिरण के न्यूटन। इसके बाद क्या है? लघु रेडियो वेव के हेनरिक हर्ट्ज और दीर्घ रेडियो के मार्कोनी। रेडियो पे भी खोज किसने किया था? मार्कोनी ने। दृश्य प्रकाश, जिस प्रकाश में हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, दौड़ते हैं, खाना बनाते हैं, जो पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है, उसकी खोज किसने की थी? न्यूटन ने। खोज किसने की थी? न्यूटन ने। और एक टॉपिक लेते हैं ज्योग्राफी से। किससे लेते हैं? ज्योग्राफी। ठीक है ना? तो आप लोग से मुझे यही एस्पेक्ट है कि इस चैनल को बूंदे बूंदे जैसे सागर भर जाता है, उसी तरह से जैसे कण कण मिलकर रेगिस्तान बन जाता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। ठीक है, चलिए ज्योग्राफी में आइए। इसमें ज्योग्राफी, भारत का भूगोल आज का टॉपिक है। भारत का, आप लोग बताइए कि भारत में जनसंख्या पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट है? 17.5%। भारत का एरिया कितना है? 2.4%। 2.4% है।
क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा। जनसंख्या की दृष्टि से कौन है? दूसरा। भारत का तटीय मुख्य भूमि के तटीय लंबाई कितनी है? 6100 किलोमीटर। कितना है? 6100 किलोमीटर। स्थल सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैक-मोहन रेखा। भारत और चीन के बीच कब खींचा गया था? 1914 ईस्वी में। कहाँ? शिमला में निर्धारित किया गया था। मैक-मोहन रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित किया गया था। तो पूछ लेगा आपसे जगह का नाम भी। रेड क्लिफ रेखा जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो कब यह खींचा गया था? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को। पाक जल संधि मन्नार की खाड़ी कहाँ है? तो भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में है। पाक जल डमरू मध्य ही राम सेतु स्थित है। पाक जल डमरू पर कौन है? राम सेतु। अतः भारत के उत्तरी बिंदु को क्या कहते हैं? सबसे जो उत्तर में है, जो लद्दाख में है, इंदिरा कौल कहते हैं। जो ग्रेट निकोबार में है दक्षिणी बिंदु, उसे क्या कहते हैं? तो इंदिरा पॉइंट कहते हैं। उसका अन्य नाम क्या है? पिगमैलियन पॉइंट। कौन सा नाम? पिगमैलियन, चाहे पार्सन पॉइंट भी कहते हैं। ग्रेट निकोबार में। कहाँ है? ग्रेट निकोबार में। समझे बाबू? इसी चीज को आप लोग 10 साल देखिए, पढ़िए, सुनिए। भारत के पश्चिमी बिंदु गुजरात में कहाँ है? तो गौहर माता, चाहे गुहार मोता कहते हैं। दक्षिणी बिंदु क्या है? कन्याकुमारी, जिसे केप कमोरिन के नाम से भी जानते हैं। दक्षिणी बिंदु को केप कमोरिन कहते हैं। दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं? केप कमोरिन। केप कमोरिन कहाँ है? तमिलनाडु में। केप कमोरिन तमिलनाडु में है। ठीक है ना? तो ये आज का इतना टॉपिक है। क्वेश्चन हम लोग एवरी विषय, एवरी टॉपिक से 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो काल से इसे बेहतरीन बनाया जाएगा। इस क्लास को बड़ी ढंग से पूछा जाएगा। ये निर्भर करता है लाइन रहने पर। अगर बिजली रहती है तो आपको रोज प्रतिदिन इसी तरह का टॉपिक रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर आप देख सकते हो। ठीक है ना? तो आज का पढ़ाई इसी के साथ चलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए, आगे आप भी बढ़िए, हमको भी बढ़ाइए। धन्यवाद।